Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the events of swallowing. Let's start. The digestion in the oral cavity, उसमें हमने देख लिया कि किस तरह से ओरल कैविटी में डाइजेशन हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें स्वेलोइंग किस तरह से की जाएगी। चबाने के बाद जो सबसे अहम मरहला होता है दैट इज़ ऑफ द स्वेलोइंग, उसको निगलना कैसे है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मार्क कर लीजिए जो जहाँ पर मैंने मेंशन किया है, जो प्रीवियस लेक्चर में मिस हो गया था। दैट इज़ के जो केमिकल डाइजेशन हो रही है जो इन द ओरल कैविटी, उसमें सिर्फ 3 to 5% only 3 to 5% of the total carbohydrates are digested in the mouth, oral cavity में। वहाँ पर मैंने बात की थी कि salivary amylase जिसका दूसरा नाम टाइलिन है, वो ग्लाइकोजन और स्टार्च को ब्रेक करता है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 to 5% कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो पाएंगे। बाकी की सारी जो डाइजेशन, मेजर डाइजेशन है, वो अब जो लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है यानी कि इंटेस्टाइन्स, वहाँ पर होगा। नाउ लिस्टर्स, आफ्टर च्यूइंग वहाँ पर एक राउंड मैस एक बन गया, एक ओवल सा लंप बन गया विच इज़ कॉल्ड एज बोलस। तो उसको हम अपने निगलना है, स्वेलो करना है। तो स्वेलोइंग के जो पोर्शन है हमारा, ये वाला इवेंट बहुत ही अहम होता है और अहमियत का हामिल है। इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सो लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टंग मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड। जो ज़ुबान हमारी ऊपर को और पीछे की तरफ मूव करती है ताकि वो जो सब बोलस बना था, फोर्सिंग द बोलस। बोलस क्या चीज़ है? इट इज सॉफ्टेंड, पार्शियल डाइजेस्टेड, स्लिमी फूड मैस रोल्ड इनटू ओवल लंप। ओवल, ठीक है, यहाँ पर शेप याद रख लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ओवल। सो ओवल लंप बन जाता है, इसको हम बोलस कहते हैं। सो टंग, जुबान हमारी ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ ऐसे मूव करती है ताकि उस बोलस को पीछे फेंका जाए इनटू द फेरिक्स। क्लियर? सो टू द बैक ऑफ द ओरल कैविटी, उसको पीछे पुश किया जाता है। नंबर 2, अब क्या होगा कि सॉफ्ट पैलेट है, जो सॉफ्ट पैलेट हमने जैसे कि बात की ओवर हेयर, यहाँ पर हमारे सॉफ्ट पैलेट के पीछे बिल्कुल एक्सटेंशन है। आगे हमारे हार्ड पैलेट होती है तालू, और उसके बिल्कुल पीछे वाली साइड पे सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट की एक्सटेंशन है जिसको हम कहते हैं यूवुला, जिसको हम देसी लैंग्वेज में कवा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप पीछे मौजूद है। तो जब बोलस पीछे की तरफ जुबान फेंकेगी इनटू द पोस्टीरियर ऑफ द ओरल कैविटी या माउथ, तो ये सॉफ्ट पैलेट ऊपर को चढ़ जाएगी, ऊपर को चढ़ेगी और हमारे नाक के पीछे 2 ओपनिंग्स होती हैं, 2 ओपनिंग्स जिनको हम पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग कहते हैं, उनको क्लोज कर देगी। सो ये हमारी नेजल कैविटी, एंटीरियर नेजल ओपनिंग भी है जिसको हम नॉस्ट्रल्स कहा था हमने, और इसी तरह से पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग भी है ताकि वहाँ से जब हम सांस अंदर लेके जाएं तो यहाँ से पीछे नेजल कैविटी से होते हुए पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग और वहाँ से फिर होते हुए टू द ग्लॉटिस एंड देन टू द लेरिंक्स और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम एंटर हो जाती है। तो इसको बंद करना भी ज़रूरी है ताकि जो खुराक हम खा रहे हैं, मीन्स जब फूड विच वी आर स्वेलोइंग, या जब हम पानी निकल रहे हैं या कोई लिक्विड इनटेक कर रहे हैं, उसको जब स्वेलो करेंगे तो हमारे कहीं नाक में ना चला जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म रखा कि ये यूवुला को बनाया, सॉफ्ट पैलेट को बनाया। तो जब हम निगल रहे होते हैं, स्वेलो कर रहे होते हैं, तो ये पीछे जाकर उसको ओपनिंग को कवर कर देता है। नाउ द टंग फोर्सेस द एपिग्लोटिस। सो एपिग्लोटिस आपको पता है जुबान के बिल्कुल नीचे यहाँ पर क्या था, एपिग्लोटिस, हमने प्रीवियस उसमें डायग्राम्स में भी देखा। सो टंग फोर्सेस द एपिग्लोटिस इनटू मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है। कौन सी पोजीशन? हॉरिजॉन्टल। एपिग्लोटिस इस तरह से पड़ा हुआ है, नीचे ये ग्लोटिस है, तो इस तरह से गार्ड की। तो जब जुबान इस तरह से मूव करेगी, जब आगे की तरफ ये खींचेगी तो ये ऐसे नीचे को आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। सो लेस, मोर और लेस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। नॉर्मली इस तरह से है, इस तरह हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो नीचे ग्लोटिस है, इसको कवर करने की कोशिश करेगा। सो इट पार्टली कवर्स द ग्लोटिस और इट डाइवर्ट्स, इसके ऊपर जो बोलस है उसको डाइवर्ट करेगा ताकि इसके आगे कौन सी पाइप पड़ा हुआ है, इसोफिगस है, फूड पाइप है, उसमें निवाला जाकर के गिर जाए। द टंग फोर्सेस द एपिग्लोटिस इनटू मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन, क्लोजिंग द ग्लोटिस पार्शली। याद रखिएगा, मुकम्मल तौर पर बंद करना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ पार्टली उसको बंद किया जाता है। एंड डाइवर्टिंग द बोलस टूवर्ड्स द इसोफिगस, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। सो ये आगे ये वेंट पाइप है और उसके बिल्कुल पीछे इसोफिगस,
और यहाँ पर ग्लोटिस। तो जब जैसे ही बोलस इसको टच करेगा, ठीक है, एंड इट विल मूव अ लिटिल बिट डाउनवर्ड बाय द एक्शन ऑफ द टंग। तो अब ये ऐसे और इसने कवर कर दिया ग्लोटिस को। नाउ द बोलस विल बी डाइवर्टेड इनटू द एसोफेगस। अब इसी दौरान क्या होगा कि जो लैरिंक्स हमारा, दिस वन द लैरिंक्स, जो कार्टिलेजिनस बॉक्स है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, इट मूव्स अपवर्ड, ये ऊपर को मूव करता है एट द सेम टाइम एंड अंडर द बैक ऑफ द टंग, बैक ऑफ द टंग, क्योंकि बिल्कुल इसके ऊपर वाले सरफेस पे यहाँ पे जुबान है और उसके बिल्कुल नीचे ये मौजूद है। अब देखिएगा जब हम निगलते हैं तो ये मेरा लैरिंक्स है, ये ऊपर को मूव करेगा लाइक दिस। तो नीचे से लैरिंक्स ऊपर को जा रहा है। जब हम स्वेलो एट द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग ऊपर से पार्शली कवर कर दिया इसने एपिग्लोटिस ने, तो नीचे से ग्लोटिस ऊपर को मूव किया। यहाँ पर एक रिंग ऑफ मसल होता है, वो भी थोड़ा सा ग्लोटिस को ऐसे क्लोज कर देता है। तो इस तरह ये सारे मूवमेंट मिलकर के अल्टीमेटली अचीव क्या करना चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके जो आपका बोलस है, जो वो ओवल लंप ऑफ फूड है, वो इस नाली में ना दाखिल हो जाए, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। तो यहाँ पे दाखिल हो गया तो इससे डेथ भी हो सकती है। खैर, तो इसको पीछे पास करना मकसद है और इन टारगेट अचीव ये है कि ये कवर हो जाए। लेकिन याद रखिएगा इन सारी मूवमेंट से वो जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है एपिग्लोटिस, लैरिंक्स ऊपर को मूव करता है तो ये ग्लोटिस को ऊपर खींचेगा, ठीक है, और ग्लोटिस के जो मसल्स हैं, रिंग मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इन सारे मूवमेंट से क्या होगा, द ग्लोटिस विल बी पार्शली कवर्ड, नॉट टोटली कवर्ड बट पार्शली कवर्ड। नाउ लुक एट दिस, द लैरिंक्स मूव्स अपवर्ड, MCQ, under the back of the tongue. The glottis is partly closed by the contraction of ring muscles. यहाँ के जो रिंग मसल्स हैं वो पार्ट उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इट विल बिकम पार्टली क्लोज्ड। क्लियर? और जब हम निगल रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उस दौरान सांस नहीं लेना चाहिए और ना ही सांस आता। अगर कोशिश की जाएगी सो द फूड में बी एस्पायर्ड इनटू द विंड पाइप और इसकी वजह से फिर फौरी तौर पर खांसी शुरू हो जाएगी। अगर एक ड्रॉप भी पानी का चला गया तो खांसी शुरू हो जाएगी, स्वेर किस्म की, क्योंकि जब तक वो चीज़ बाहर नहीं निकलती हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कफ रिफ्लेक्स के जरिए उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। इज दैट क्लियर? अब आगे मूव करते हैं, जब जो बोलस है वो कहाँ तक पहुँच गया, एसोफेगस तक। अब एसोफेगस से लेकर के एनस तक जो जितना भी हमारा ट्यूब है, जितनी भी हमारी ट्यूब है, वो जो 9 मीटर के करीब करीब ट्यूब है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये टोटली 4 मेजर लेयर्स से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, 4 लेयर्स, ठीक है, और उसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, ये एसोफेगस से स्टार्ट होती है और एनस तक टोटल कंपोजिशन सेम है, यही कंपोजिशन रहेगी। एक और चीज़ जहन में रख लीजिए, स्वेलोइंग तक तो जो डाइजेशन है, जहाँ तक हमने निगला, ये अपनी मर्जी से निगला है, ठीक है, सो ये वॉलंटरी डाइजेशन है। इसके आगे जैसे बोलस पहुंच गया एसोफेगस के पास, उसके बाद नाउ इट स्टार्ट्स द इनवॉलंटरी डाइजेशन। उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इनवॉलंटरी पार्ट शुरू हो जाएगा और वह 9 मीटर का जो सफ़र है वो इनवॉलंटरली कवर करेगा और देन इट इज़ पास्ड आउट। तो यहाँ तक एसोफेगस से लेकर एनस तक जो लेयर्स की जो कंपोजिशन है वो हम अभी इसको देख लेते हैं, क्योंकि हमारे एसोफेगस अब स्टार्ट होने वाली है। So layers of GIT, the gastrointestinal tract, from esophagus to anus. तो सबसे बाहर, the outermost layer, जो सबसे बाहर की तरफ है, नंबर 1, it is called serosa. ये आम तौर पर it is made up of connective tissue. It is made up of connective tissue. तो ये सबसे बाहर है मौजूद। उसके नीचे अब जो सेकंड लेयर है हमारी वो ये वाली मस्कुलरिस। द सेकंड लेयर इज मस्कुलरिस। मस्कुलरिस का मतलब कि ये मसल्स से लेयर बनी हुई है। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 मुख्तलिफ तरह के मसल्स हैं। आगे जब मैं स्टोमक की डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो उसमें इन तीनों लेयर्स को दिखाऊंगा अलग-अलग से। यहाँ पर भी थोड़ा सा कोशिश करता हूँ उनको आपके लिए आसान करने के लिए। तो 3 लेयर्स हैं मसल्स की, ये दूसरी लेयर है GIT की, और इसके अंदर कितनी हैं, आगे 3 लेयर्स हैं।
सो सबसे बाहर ये आपको डॉटेड लाइन जो नजर आ रही है दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ, ये हैं सारे स्मूथ मसल आपको पता है, ठीक है। सो ये बाहर लॉन्गिट्यूडनल आउटर ये है, उसके नीचे फिर सर्कुलर मसल्स की लेयर है, और उसके नीचे फिर ये आपको यहाँ पर जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रही है ये ओब्लीक मसल्स हैं। इनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे बाहर ये इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उसके नीचे जो लेयर होगी वो सर्कुलर मसल्स की, और उसके नीचे जो सबसे इनर मोस्ट है वो इस तरह से ओब्लीक मसल्स। सो दीज आर द मसल्स। सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, ये सबसे बाहर है, उसके नीचे सर्कुलर, और सबसे नीचे ओब्लीक। ओब्लीक जिसको हम कहते हैं ऐसे डायगोनल पोजीशन में। तो ये तीनों लेयर्स मिलकर के कौन सी लेयर बना रही हैं? सेकंड लेयर जिसको हम कह रहे हैं मस्कुलरिस, ठीक है। अब मस्कुलरिस ये सारी यहाँ तक ये सारी क्या है? मस्कुलरिस। उसके नीचे देखें ये ग्रीन कलर का कोई रिंग नजर आ रहा है, इसके नीचे मौजूद है सब म्यूकोजा, और म्यूकोजा के बिल्कुल नीचे सबसे ज्यादा इनर मोस्ट है ये थर्ड लेयर आ गई, एंड दिस इज द फोर्थ लेयर, ये इनर मोस्ट है, ये इनर मोस्ट है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आए, आउटर टू इनवर्ड, तो सबसे पहले सीरोजा, उसके नीचे मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के नीचे सब म्यूकोजा, और म्यूकोजा के नीचे सबसे इनर मोस्ट म्यूकोजा। और अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं, यह तरतीब एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है, तो अंदर से बाहर की तरफ अगर हम मूव करें तो सबसे जो इनर मोस्ट है वो म्यूकोजा, उसके नीचे सब म्यूकोजा, उसके नीचे मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस के बिल्कुल बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट है दैट इज द सीरोजा। क्लियर? और मस्कुलर जो लेयर है मस्कुलरिस, ये काफ़ी थिक होती है, और इसके अंदर अरेंजमेंट क्या है? इसमें आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, इस तरह से अरेंज्ड हैं, फिर सर्कुलर मसल्स अरेंज्ड हैं, और फिर इस तरह से डायगोनल पोजीशन में ओब्लिक मसल्स, ठीक है। तो ये मिडल लेयर बनेगी मस्कुलरिस की, ये इनर लेयर बनेगी, और लॉन्गिट्यूडनल आर द आउटर मसल्स। ये तरतीब याद रखनी है, इसोफेगस से लेकर के अप टू एनस यही तरतीब रहेगी, यही कंपोजिशन रहेगी इनकी लेयर्स की। नाउ द फूड हैज रीच्ड द इसोफेगस। इसोफेगस या जिसको हम कहते हैं द फूड पाइप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फूड पाइप। तकरीबन 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है डियर स्टूडेंट्स, 25 सेंटीमीटर लेंथ एक एडल्ट के अंदर, नोट कर लीजिए। और इट इज जस्ट अ ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब बिटवीन फेरेंक्स एंड स्टमक। स्टमक और फेरेंक्स के दरमियान में एक ट्यूब है जिसको हम कहते हैं एसोफेगस। याद रखिए यहां पर किसी किस्म की कोई डाइजेशन नहीं होने वाली, किसी किस्म की। ओरल कैविटी में हुई, आगे स्टोमक में जाकर के होगी, लेकिन एसोफेगस के अंदर किसी तरह की कोई भी डाइजेशन नहीं होगी। क्लियर? यहां पर किसी भी तरह का कोई एंजाइम रिलीज नहीं होगा, यहां पर किसी तरह का वो सलाइवा रिलीज नहीं होगा, कोई किसी तरह की मतलब कि डाइजेशन के एतबार से नथिंग। इट इज जस्ट अ ट्रांसपोर्ट ट्यूब। ये ट्रांसपोर्ट करती है बोलस को फ्रॉम द फेरेंक्स से लेकर रिसीव करती है और इसको ट्रांसपोर्ट करती है टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द जीआईटी विच इज कॉल्ड एज द, इसके इमीडिएट बाद कौन सा है? स्टमक है। अब एसोफेगस जो है इट इज गार्डेड बाय 2 वॉल्व, ठीक है, 2 यहां पर स्फिंक्टर मौजूद हैं एसोफेगस में, हमने प्रीवियस लेक्चर में डायग्राम में देखा था। सो एक तो यहां पर इसके शुरू में मौजूद है, यहां पर एक रिंग ऑफ मसल है जिसको हमने कहा था अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, और एक जहां पर ये एंड होती है ट्यूब और स्टमक स्टार्ट होता है लाइक दिस, तो एक रिंग ऑफ मसल यहां पर मौजूद है। सो दैट इज द कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक, और ये है अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। क्लियर? और कार्डियक को लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, और उसके दरमियान ये मौजूद है सिर्फ ट्यूब। सो इट डिसेंड्स बिहाइंड द ट्रेकिया,
इट डिसेंड्स बिहाइंड द ट्रेकिया। डिसेंड कहते हैं ऊपर से नीचे को जाना। फ्रंट में हमारे बिल्कुल क्या पड़ा हुआ है, ट्रेकिया, और इसके पीछे बिल्कुल मौजूद है बिहाइंड द ट्रेकिया इज एसोफेगस। तो ये आगे हमारी सांस की नाली और उसके बिल्कुल पीछे हमारी खुराक की नाली, ये इस तरह से है। अगर हम साइड से देखेंगे तो इस तरह से, इट डिसेंड्स बिहाइंड द ट्रेकिया एंड पेनिट्रेट्स द डायफ्राम। जो हमारा मसल है, थिक मसल, जो कि बिल्कुल लंग्स के नीचे मौजूद होता है, दैट हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन, उसको पेनिट्रेट करेगी, उसमें से इसकी ओपनिंग बनेगी, वहाँ से होती हुई फिर ये स्टमक में जाएगी इनटू द एब्डोमिनल कैविटी और कंटिन्यू रहेगी विद द स्टमक, और आगे फिर स्टमक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक डायफ्राम और डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी। और ये चूँकि हमारा जो स्टमक है वो लेफ्ट साइड से आ रहा होता है, ठीक है, ये इट इज़ प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड, तो ये भी ट्यूब फिर कहाँ से आ रही है, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अब ये जो ट्यूब है, यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। और ये पेरिस्टाल्सिस ना सिर्फ एसोफेगस की बल्कि पूरे जीआईटी की, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की एक कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट है। यहाँ से एसोफेगस से स्टार्ट होती है और ये भी एलस तक जाएगी, और इसकी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से इसकी स्पीड है, मुख्तलिफ तरीके से ये मूव कर रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको एसोफेगस से, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग द एसोफेगस। सो इट इज़ कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक वेव कहा जाता है इसको। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय और इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ द जीआईटी। एमसीक्यू इसके लिए मार्क कर लीजिए, द कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ जीआईटी। And the wave of, it is defined as the wave of contraction of circular and longitudinal muscles preceded by wave of relaxation, squeezing the food down to the stomach, or to the GIT. This is esophagus. So here is your lump, oval lump यहाँ पर मौजूद है। तो अब इस लंप के इस जगह के ऊपर जो सर्कुलर मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ के सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देयर इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो निवाला, चूंकि इसके पीछे फोर्स लगाई जा रही है, आगे फोर्स नहीं लगाई जाएगी, आगे वाला हिस्सा रिलैक्स रहेगा, तो पीछे फोर्स लगाई जाएगी तो ये स्लिप होकर के थोड़ा सा आगे आ जाएगा। तो यहाँ से स्लिप होकर के आगे आ चुका है इस जगह के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर ये एरिया जहाँ पर रिलैक्सेशन थी, अब इसके बिल्कुल पीछे बिहाइंड द बोलस, इस यहाँ पर फिर कॉन्ट्रैक्शन लगाई जाएगी और यहाँ पर फिर ये आगे स्लिप करके कहाँ पर आ जाएगा और इससे नीचे आ जाएगा, यहाँ पर पहुँच गया। अब इसको यहाँ पर फिर यहाँ पर इसके पीछे सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे। जैसे आप पेस्ट, जो टूथपेस्ट होती है उसको निकालते किस तरह से हैं, ऐसे पीछे से प्रेस करते हैं तो वो आगे को निकल आती है। या वो आप खाते हैं वो चॉकलेट, वो नाव 5 रुपये वाली, तो उसको ऐसे पीछे से प्रेस करते हैं तो वो आगे को निकल आती है। या सम कैंडीज, उसको निकालने के लिए हम पीछे से प्रेस करते हैं तो वो आगे को स्लिप होकर के निकलती है। इसी तरह से इसके पीछे यहाँ पर फोर्स लगाई जाएगी, आगे वाला हिस्सा रिलैक्स रहेगा, ये स्लिप करके नीचे चला जाएगा। तो अब उसके जो पहले वाला रिलैक्स्ड कंडीशन थी, जो मसल्स, जो एरिया रिलैक्स था, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगी और आगे फिर ये नीचे मूव करेगा। सो इस है वेव ऑफ कंट्रैक्शन। देखें, अ वेव ऑफ कंट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड, ऑल थ्रू द जीआईटी, नीचे की तरफ लेकर के जा रही है उस खुराक को। So wave of contraction of circular and longitudinal muscles preceded by the wave of relaxation, ये contraction, relaxation, contraction, relaxation, and squeezing the food down to the stomach, squeezing down. The relaxation of circular muscles in front of the bolus, इस जगह के ऊपर, इसके आगे यहाँ पर, जैसे कि ये बोलस अब यहाँ पर मौजूद है, तो इसके आगे वाले हिस्से के जो सर्कुलर मसल्स हैं वो रिलैक्स रहेंगे और उसके पीछे वाले जो सर्कुलर मसल्स हैं वहाँ पर ताकत लगाई जाएगी। Followed by the strong contraction of circular muscles behind the food, जो इसके पीछे हैं
आगे वाले रिलैक्स रहेंगे, पीछे वालों की फोर्स लगाई जाएगी ताकि स्लिप करके नीचे जा सके। बाज़ औक़ात ऐसा होता है इन्फेक्शन की वजह से या समटाइम्स वैसे किसी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की वजह से या बाज़ को परेशानी के आलम में या किसी डिजीज़ कंडीशन में या हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में क्या होता है कि वो खाना रिवर्स हो जाता है। जैसे पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट से नीचे गया था, इसी तरह से होता हुआ वो वापस भी आ सकता है। तो इसका वापस आने को कहते हैं, एग्जैक्ट इसी फैशन से वापस आएगा, इसी पैटर्न से वापस आएगा, इसे कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस। लेकिन ये ओकेजनल है, ठीक है, ओकेजनल, कभी कभार होता है ऐसे। तो ओकेजनली द पेरिस्टाल्सिस में बी रिवर्स हो सकती है, ठीक है। एंड द फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू स्टोमक टू इसोफिगस, तो इंटेस्टाइन से स्टोमक में जा सकता है, स्टोमक से फिर इसोफिगस में, एंड फ्रॉम इसोफिगस इट मे बी एक्सपेल्ड थ्रू द माउथ, सो रिजल्टिंग इन वॉमिटिंग। या जिस इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एंटी पेरिस्टाल्सिस। एंटी मीन्स अगेंस्ट, पेरिस्टाल्सिस मीन्स द मूवमेंट विच इज द कंट्रैक्शन विच आर मूविंग डाउनवर्ड, अब वो ऊपर जा रही हैं अगेन, ठीक है, मतलब कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज एंटी पेरिस्टाल्सिस एंड दिस इज पेरिस्टाल्सिस। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि आपने खाना खाया था रात को, अर्ली खाना खा लिया, शाम को इशा से पहले, और सो गए फिर, और आपकी आंख नहीं खुल सकी, सुबह आपने जल्दी कॉलेज जाना था और क्लासेस अटेंड करनी थी, नाश्ता भी सही तरह से नहीं कर पाए और वहाँ पर क्लासेस में मसरूफ़ रहे। 12 घंटे गुजर चुके, आपने आखिरी खाना खाया था जब 12 घंटे के बाद आपके अंदर नॉर्मली जो उससे पहले आपने खाया था वो उसकी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी होती है, उससे जो एटीपी बनती है वो ऑलमोस्ट आपके क्रिटिकल लेवल पे पहुंच चुकी होती है, और इससे भी ज़्यादा का टाइम गुजरे। तो अब जैसे 12 घंटे से ऊपर टाइम गुजरेगा आपके आखिरी खाने को, अब आपको यहाँ पर एक अनइजीनेस फील होना शुरू हो जाएगी एब्डोमिनल रीजन में, और उस अनइजीनेस को कहते हैं हंगर पैंग। जस उर्दू में हम उसको कहते हैं, या देसी तरीके से हम उसको कहते हैं पेट में चूहे दौड़ना। तो यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन सी फील होती है जब हमें शदीद भूख लगती है। और वो शदीद भूख क्यों लगती है? क्योंकि उस वक्त हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल से कई हद तक जो है वो डाउन हो चुका होता है। तो डाउन होने से हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होंगी यहाँ पर स्टमक में, और वो हमें अनइजीनेस फील होगी जिसको हम कहते हैं हंगर पैंग्स। और आम तौर पर लास्ट मील से 12 से 24 घंटे के दौरान ऐसा होता है, ठीक है। जब आखिरी खाना आपने खाया और उसके 12 घंटे गुजर चुके हैं या 24 घंटे गुजरने वाले हैं, तो उसके बाद ये उस दौरान जो मूवमेंट स्टार्ट होती है। सो हंगर पैंग्स इनको कहा जाता है। द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस ड्यू टू लो ब्लड ग्लूकोज, याद रखना है, ड्यू टू लो ब्लड ग्लूकोज, एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लीजिए, लेवल्स, एंड प्रोड्यूसिंग अनकंफर्टेबल सेंसेशन इन द एब्डोमिनल रीजन विच बिगिन 12 to 24 आवर्स आफ्टर द प्रीवियस मील। आखिरी खाने के 12 घंटे गुजर जाने के बाद, 12 से 24 घंटे गुजरने के बाद ऐसी जो एहसास है वो पैदा होता है। क्लियर? सो दिस इज नोन एज द हंगर pangs. Dear students, let's have a quick quiz related to today's lecture. The muscularis layer of the stomach have all these muscles except. तो उसमें 3 तरह के मसल्स थे, सर्कुलर मसल्स भी थे, उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं, उसमें ओब्लिक स्मूथ मसल्स भी हैं, but this is not the type of muscle which the stomach possess. The stomach is lined with dash epithelium. Squamous, cuboidal, columnar, or ciliated columnar. So the answer is columnar. Which one of the following is not included in the epithelial cells of stomach? तो epithelial cell 4 तरह के थे, उनमें से कौन सा इसमें है जो कि नहीं है? ऑक्सिंटिक सेल्स भी हैं जो कि HCl प्रोड्यूस करते हैं, चीफ सेल्स हैं जो कि पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूकस सेल्स दे आर प्रोड्यूसिंग म्यूकस, बट द शॉन सेल्स दे आर द न्यूरोग्लियल सेल्स which are present in the nervous system. So this is not the part. It is not included. Range of pH in the stomach is range 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6, 8 to 9. Dear students, so it is 1, 2, 3. The pepsin exhibits maximum or optimum activity, enzymatic activity at pH dash or less. 1, 4, 3 और 9. तो बात हो रही है पेप्सिन की। सो पेप्सिन कहाँ पर काम करता है? स्टमक में। और स्टमक की जो पीएच रेंज हमने बात की 1 से 3 है,
तो किससे कम होनी चाहिए तो पीएच सही तरह से मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी करेगा. इट इज 3. सो इट इज लेस देन 3 और लेस देन 3. The stomach is located in dash abdominal quadrant. Upper left, lower left, upper right, or the lower right. Dear students, the stomach is located in the upper left quadrant of the abdomen.